बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 24 में बेस मैनेजमेंट आपको सेकंड सेमेस्टर आपको खुशामदीद। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने आईपी एड्रेसिंग को बड़ी डिटेल में पढ़ लिया और उसमें काफ़ी हद तक मैंने कोशिश किया कि आपको चीज़ समझ आ जाए। फिर भी आप उसको पढ़ें, अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है जी कि आईपी वर्जन 4 को हमने डिटेल से पढ़ा और आईपी वर्जन 6 के हवाले से थोड़ी सी सिर्फ बात कर दूं, आपको अंदाजा हो कि उसमें इसमें फ़र्क क्या है। ये रहा। अच्छा, जिस तरह से मैंने बात की थी कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, फिर हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं। किसी तरह का भी नंबर सिस्टम होता है जी, वो जस्ट बता दूं, आगे हम इसको पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स में। एक हमने डेसिमल नंबरिंग सिस्टम पढ़ा जी, डेसिमल नंबरिंग सिस्टम, और उसके बाद फिर हमने बाइनरी पढ़ा। फिर एक होता है ऑक्टल 8 का, फिर होता है हेक्साडेसिमल, हेक्सा ये होता है जी 16 का। ठीक है, ऑक्टल में होता है 0 से लेकर 8 तक, सॉरी 7 तक, ये 8 नंबर्स होते हैं। और हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं? हेक्सा कहते हैं 6 को, डेसिमल 10 को। तो ये क्या हो गया? हेक्साडेसिमल यानी कि 6 और 10 16 का। और ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके A B C D E F। ठीक है, इस तरह से होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद A B C D E F। तो ये हमारे पास 16 डिजिट्स का होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो इसमें जो A होता है ये 10 के बराबर होता है, B 11 12 13 14 और 15, यानी F 15 होता है। अब आ जाएंगे आप आईपी वर्जन 6 पे। आईपी वर्जन 6 इस वक्त करंट टीसीपी आईपी एड्रेसिंग टेक्निक यूज हो रही है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, द एड्रेस स्पेस फॉर आईपी वर्जन 4 इज क्विकली रनिंग आउट ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। हमने देखा था तकरीबन 2.25 अरब था। एक सेकंड, जो हमने पढ़ा था 330 था शायद, 2⁻32 हमारे पास एक वैल्यू आई थी कि तरफ 4 अरब 29 करोड़। तो इसे आप 4.25 कर लेंगे, 4.25 अरब तक नंबर हमारे पास इस वक्त इसमें स्पेस गुंजाइश मौजूद थी। उसमें भी काफ़ी सारे इस्तेमाल इस तरह से जिन्होंने डिवीजन की ABC तक हम यूज़ करते हैं, DF जो वो भी काबिल इस्तेमाल उस तरह से नहीं है। तो अब क्या हो गया जी, 4.25 अरब में से अब वो गुंजाइश ख़त्म हो रही है। तो उसके लिए फिर जो है ज़रूरत पड़ी एक नए नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो चल रहा है, जैसे अभी मैंने आपको चेक करके दिखाया, इसी तरह वो आईपी वर्जन 4 था। मजीद आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसी तरह हम कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर चले जाते हैं, कमांड होती है, लिखते हैं उसमें हम, अगर आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो हम एक कमांड लिखते हैं पिंग, PING पिंग, और उसके बाद वो वेबसाइट का एड्रेस आप लिखते हैं जैसे google.com। तो ये हमारे पास उसका आईपी एड्रेस आ गया 172.217.19.14। तो ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है जी, कौन बताए जी? क्लास बी का आईपी एड्रेस है, चूंकि ये 128 से लेकर 192 के दरमियान है। तो ये 172 की क्लास है, और ये बी क्लास का गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो क्लास बी का है आईपी एड्रेस है। ठीक है जी, तो अब इसमें अगर आप ये चीज़ देखेंगे, अभी भी ये जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है, आईपी एड्रेसेस हमारे पास आईपी वर्जन 4 इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
फिर क्या रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट. IP version 4 was introduced as a solution for expanding the possible number of users on the internet. कि ये जो इंटरनेट के ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, ये इनको मीट करने के लिए, इस चैलेंज को मीट करने के लिए ये एक सोल्यूशन दिया गया. इट्स आल्सो कॉल्ड IPNG पिंक और द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, IPNG नेक्स्ट जनरेशन IPNG यानी कि IP नेक्स्ट जनरेशन इसको कहा जाता है. IP वर्जन 6 uses 128 बिट. अब देखिए, हमारे पास 4.25 अरब IP एड्रेसेस थे और वो कितने बिट था? 32 बिट. और ये 128 बिट IP एड्रेस है. ठीक है, अब उसमें वो 32 बिट एड्रेस स्ट्रक्चर था, ये 128 बिट है. इसमें 2 raised to power 128. अब हिसाब लगा ले, अनगिनत. IP वर्जन 6 नंबर रिटन इन हेक्साडेसिमल. इसमें क्या है कि वो हम डेसिमल में लिखते थे और बैक एंड में वो फिट होता था किसमें? बाइनरी में. और ये हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा और ये 16 पे ज्यादा बड़ी गुंजाइश बन जाती है, तो ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है. और वो 32 बिट जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स है IP वर्जन 6 का एड्रेस एज फॉलोज, वो कुछ इस तरह से है 6 7 8 9 ABCD 1 2 3 4. तो ये बेसिकली उसमें ऑक्टेट होते थे, इसमें सेगमेंट्स हैं. तो ये 128 सेगमेंट्स होते हैं और ये होता है आपका 16 16 32. ये 16 का हो गया, 16 32 और 32 64 और ये 64. तो इसमें जो एक सेगमेंट होता है वो 16 बिट का एक सेगमेंट होता है. उसमें 8 बिट का एक ऑक्टेट था, इसमें 16 बिट का एक सेगमेंट है. ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट चेंज फ्रॉम IP वर्जन 4 टू IP वर्जन, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चेंज दी गई वो क्या है जरा देख लें. जस्ट ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. अच्छा, the current expanded address space, the current internet address are 32 bit long. It limits the number of unique addresses to approximately 4 billion. Some addresses are reserved, such as broadcast addresses, and some addresses class may not be. अभी आपको बताया क्लास जो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट वो यूज ही नहीं होते, तो वो भी एक तादाद कम हो जाए. तो और सिर्फ हमारे पास कुछ कितने बिलियन ने बताया जी कि 4 बिलियन तक. So IP version 6 increases the size of address field to 128 bits. It allows up to 3 multiplied by 1038 addresses. तो ये अनगिनत अनलिमिटेड IP एड्रेसेस हैं इसमें. तो ये एक बहुत बड़ी रेंज है. इसके बारे में एक जगह हम पढ़ रहे थे, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि IP वर्जन 6, अगर इसमें मैं आपको एक मिनट बताऊं. अच्छा, अब इसमें आप ये चीज देखें जी कि आजकल जितनी भी डिवाइसेस यूज हो रही हैं आपके घर में, तकरीबन हर बंदे के पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं. तो वो क्या है, हर चीज IP एड्रेस ले रही है, तो ये IP एड्रेस बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं. अच्छा, अब होगा ये कि इसको जब IP वर्जन 6 आया तो इसे वो कहते हैं कि आपके घर का जो फ्रिज है, ठीक है, उस फ्रिज में मौजूद अंडू का भी अपना अपना IP एड्रेस होगा, यानी कि ये अनलिमिटेड है. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हर चीज़ टीवी उसका IP एड्रेस हो जाता है, आपकी लाइट्स, मोबाइल, अपना पंखे, हर चीज़ जो है इसके लिए टर्म यूज होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो चीज़ों का इंटरनेट अब बन रहा है. तो उसके लिए ये जो है ना, उसकी डिमांड उसको मद्देनजर रख के ये चीज़ बनाई गई है. अगली चीज आ जाती है जी क्वालिटी ऑफ सर्विस, QoS. IP वर्जन 6 जो है विल इंस्टीट्यूट सर्विसेज कैटेगरीज टू prioritize the flow of data to accommodate time sensitive transmission such as audio and video. अच्छा, इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस को ज़्यादा अहमियत दी गई है और उसमें फ्लो ऑफ डेटा में मतलब जहाँ पे कहीं एक वीडियो जा रही है, एक जगह ईमेल जा रही है, आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, अब उसमें वो डिपेंड किया जाता है, उसकी प्रायोरिटी बनाई गई है कि अगर वीडियो है तो उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी होगी. ठीक, वो ज़्यादा चीज़ जो है ना उसको वो दी जाएगी, टाइम उसको दिया जाएगा. अच्छा, उसमें रियल टाइम ट्रांसमिशन विल बी प्रोवाइडेड विद इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और उसमें जो रियल टाइम है उसमें बड़ी इम्प्रूव आ जाएगी. प्रायोरिटी designation includes the classification such as follows: uncharacterized traffic, filter traffic such as net news,
ये उसकी कुछ कैरेक्टराइजिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस के हवाले से। आगे चलते हैं जी। आईपी हेडर चेंजेस। द फॉर्मेट ऑफ आईपी हेडर विल चेंज टू प्रोवाइड अ लार्जर address space in quality service. Header fields that are currently not used will be dropped। इस वक्त हेडर्स यूज नहीं और इनको ड्रॉप किया गया है। The headers are allowed to provide variable length headers। इसके जो आईपी एड्रेस, चूंकि हमने देखा था कि ये पैकेट बनते हैं और उसमें वो चीज़ें शामिल की जाती हैं, तो इसके हेडर में भी कुछ चेंजिंग की गई है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इसमें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट दी गई है और ऐसे एल्गोरिथम इसमें लगाए गए हैं कि जो ज़्यादा सिक्योर है। इंटरऑपरेटिबली विद आईपी वर्जन 4 के साथ न्यू वर्जन विल बी बैकवर्ड कंपैटिबल विद द करंट वर्जन के साथ वो कंपैटिबल है। ठीक। आईपी टाइप्स ऑफ अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसे हमने उसमें ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस देखे थे, तो इसमें जो टाइप्स हैं वो यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है और एनीकास्ट है। यूनिकास्ट से मुराद ये है कि एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिंगल नेटवर्क इंटरफेस एड्रेस, तो उसको हम यूनिकास्ट कहते हैं, जो किसी एक मशीन का आईपी एड्रेस होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें वो मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। CLS यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग। ये मुझे ये देखिएगा, ये IP वर्जन 6 का IP एड्रेस, ये मेरा जो है ये वर्जन 6 का IP एड्रेस है। ठीक है, 6A06 इसके लास्ट में आ रहा है। ये उसको शॉर्टकट किया गया होता है, एक तरीकाकार होता है, पूरा एक मेथड है, वो आपके ज़रा स्कोप से बियॉन्ड है वो चीज़। तो ये इसका IP एड्रेस आ गया। तो अब ये यूनिक है, इसे हम यूनिकास्ट IP एड्रेस कहेंगे, जो किसी एक इंटरफेस का। फिर मल्टीकास्ट एड्रेस वो होता है जिसमें आर डिफाइंड फॉर अ ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब देखिए आप कि अक्सर व्हाट्सएप के ऊपर जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं, तो वो क्या होता है कि आपकी सारी ट्रैफिक एक ही नोड पर जा रही होती है। तो डेटा पैकेट सेंट टू अ मल्टीकास्ट एड्रेस आर सेंट टू अ ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। उसमें ये एक चीज़ नहीं आ गई है, और उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है वो FF00, ये उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। उसके बाद है जी एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट ये है जैसे ब्रॉडकास्ट होता था। द एनी कॉस्ट IP इज obtained फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एड्रेसेस बट इज ओनली डिलीवर्ड टू द नियरेस्ट नोड पर। इसको जो करीब से नोड होता है ये उस पे इसको भेजा जाता है। अच्छा जी, अब कुछ प्रोटोकॉल्स का हम इसमें जिक्र करते हैं। जैसे हमने TCP को देखा था और आपको उस वक्त मैंने पहले भी बताया था थोड़ा सा कि ये ट्रांसमिशन कंट्रोल है प्रोटोकॉल जो है, ये एक वर्चुअल इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, और ये उस वक्त तक मैसेज सेंड नहीं करता जब इसकी जो दूसरा पार्टनर है उसके साथ एग्री ना हो जाए, वो दोनों कम्युनिकेशन के लिए एग्री ना हो जाए। तो TCP जनरेट से एक वर्चुअल सर्किट बना लेते हैं सेंडर और रिसीवर के दरमियान। एक्चुअल नहीं होता बल्कि वर्चुअल होता है, और 3 वे हैंडशेक आपको बताया था। इसी वजह से इसको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल रिलायबल डिलीवरी ऑफ द इंटर। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये उस वक्त तक कम्युनिकेशन नहीं करता जब तक एंड टू एंड कनेक्शन बिल्ड नहीं हो जाता एक लॉजिकल। तो उसमें फिर क्या होता है कि ये श्योरिटी होती है कि जो TCP की बदौलत जो ट्रांसमिशन होगी वो 100% एक्यूरेट होगी और वो रिलायबल है, वो आपकी पहुंचेगी दूसरी तरफ। इसके अगर हम कुछ फीचर्स देख लें तो TCP के वो कनेक्शन ओपनिंग, सबसे पहले ऑन द सेंडिंग होस्ट a process such as a web browser issues the request to the send data to the destination host such as a web server. TCP creates an initial segment designed to open the connection between sender and receiver। ठीक है जी, initial contact system exchange IP addresses and port numbers and set up to flow control and sequencing। तो ये इसमें सबसे पहले पोर्ट नंबर डिफाइन किया जाता है ताकि इसके बाद फ्लो कंट्रोल और सीक्वेंसिंग के लिए जो है ना वो रास्ता हमवार किया जाए। फिर उसके बाद दूसरा इसकी एक फीचर है फ्लो कंट्रोल। द सेंडिंग एंड रिसीविंग होस्ट एक्सचेंज द नंबर ऑफ बाइट्स at any time. This way the sender sends an amount of data that can be handled by the receiver। इससे पहले भी बात हुई थी कि फ्लो को कंट्रोल करता है, इस तरह से डेटा भेजा जाए कि जो रिसीवर साइड है वो उसको कंट्रोल कर सके, जिस तरह के रिसीवर की डिमांड होगी या जिस तरह से वो उसकी कैपेसिटी होगी उसको मद्देनजर रख के भेजता है। जी सीक्वेंसिंग, एवरी सेकंड इज एसेंशियल सीक्वेंस नंबर, उस पे सीक्वेंस नंबर प्रॉपर, चूंकि ये पैकेट्स होते हैं कोई पैकेट आगे पीछे ना हो जाए इसलिए उसकी प्रॉपर नंबरिंग की जाती है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज की होती है जी एक्नॉलेजमेंट। जब कोई सेगमेंट पहुंच जाता है रिसीविंग साइड पर, तो वो एक एक्नॉलेज का मैसेज वापस भेजता है कि हाँ भाई ये मैसेज वहां पर रिसीव हो गया। ये एक एक्नॉलेजमेंट वापस भेजता है। फिर उसके बाद आ जाती है एरर डिटेक्शन। अगर इस दौरान कोई एरर आ जाता है, भेजते हुए कोई एरर आ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो वो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करेगा और फिर उसको सॉल्व करेगा। फिर आखिर में क्या है जी, कनेक्शन को क्लोज करना। जैसे कनेक्शन ओपन हुआ था, फिर उसको कनेक्शन क्लोज करना। इसी के पैरेलल जो दूसरा, इसी लेयर के ऊपर जो दूसरा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, वो कौन सा होता है जी, यूडीपी। कौन सा, यूडीपी वो प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी मीन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस सर्विस होती है। इट मीन्स के सेंडर डज नॉट हैव अ फर्स्ट इस्टेब्लिश, इसमें कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं होता, कोई लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड नहीं होता, बल्कि वो आप उसको जो डेस्टिनेशन पे जो आप उस पे उस डालोगे आईपी एड्रेस, वो उसको लेकर चला जाएगा और उस पैकेट को ढूंढता ढूंढता फिर आखिरकार वहां पर पहुंच जाएगा। यूडीपी इज अ सिंपल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इट एड्स ओनली पोर्ट एड्रेस होगा, एरर कंट्रोल एंड लेंथ इंफॉर्मेशन होगी, द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। पैकेट प्रोड्यूस्ड बाय द यूडीपी इज कॉल्ड यूजर डेटाग्राम। अब वो जो पैकेट बनता है, जो पैकेट की फॉर्म होता है, उसको डेटाग्राम कहा जाता है यूडीपी की, क्योंकि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसी वजह से इसका नाम है। इसमें जो पैकेट ट्रेवल करता है वो डेटाग्राम कहलाता है। सोर्स पोर्ट एड्रेस से मुराद होती है कि जो भेजने वाला है उसका एड्रेस हो गया। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, उसका एड्रेस होता है जी, इट इज द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रिसीव द मैसेज। Total length, define a total length of the user datagram in bytes. फिर checksum, it is a 16 field that is used in error detection. वो checksum लगा देता है कि दूसरी साइड पर वो चीज पूरी पहुंची है कि नहीं। वो उसका 16 बिट का एरर होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं DHCP। जो आजकल आप, जब आप इंटरनेट आजकल यूज कर रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो DHCP की है, लेकिन आपको पता नहीं है। आप कहीं पर भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में यूज कर रहे हैं, कहीं पर भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो विदाउट DHCP आप इंटरनेट यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसे कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ये प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क पर उससे कनेक्टेड डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है। क्या करता है जी, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देगा। सर्वर, ये बेसिकली DHCP सर्वर होता है, और वो क्या कर रहा होता है, आपको ऑटोमेटिकली जो ही उसको वाईफाई का सिग्नल उसे मिला, उस तक रिक्वेस्ट पहुंची, तो वो क्या करेगा, उसको DHCP सर्वर या ये जो सर्विस होती है इस प्रोटोकॉल की मदद, ये बेसिकली वो DHCP सर्वर कहलाता है। तो वो क्या करता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली असाइन आईपी एड्रेस बाय DHCP सर्वर्स और कॉल DHCP क्लाइंट्स। अब ये जितने भी हमारा, अब से फॉर एग्जांपल मैं अब अपने कंप्यूटर को इस राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली आईपी मिल रहा है। मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, कोई और डिवाइस कनेक्ट होती है, तो वो आईपी एड्रेस हो सकता है उसको मिल जाए। The range of IP address to be assigned to a client is specified when DHCP servers are configured. तो उसमें आप एक पूल डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, और वो उस कॉन्फ़िगर किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आईपी एड्रेसेस दिए जाएं। DHCP server maintain a list currently assigned IP address from assignable IP address range. A client can be assigned any IP address from assignable list. उसको एक लिस्ट दे दी जाती है और उसमें से वो क्या करता है, आईपी एड्रेस असाइन करता है। अच्छा, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा मुशाहिदा भी करवा दूं, तो मैं ये क्रोम ओपन करता हूं, और जो मेरा इस वक्त जो ये राउटर है, ठीक है, मैं उसमें लॉगिन कर लेता हूं, जो जिससे भी मैं कनेक्ट हूं, जिस राउटर से। तो मैं इसमें जाता हूँ एडवांस सेटअप में। ये भी मैंने किसको कनेक्ट किया हुआ है, जो हमारा राउटर है जिससे मैंने अभी कनेक्शन लिया हुआ है। हर ऑलमोस्ट हर घर में इस वक्त लिखा हुआ है, वो भी आपको तरीका बताता हूँ। तो ये इसमें अगर आप देखें, नेटवर्क में मैं आता हूँ, ये लेन सेटिंग है, ठीक है, यहाँ पे वेन सेटिंग, ये देखिए डायनामिक आईपी DHCP स्टैटिक है, ये नॉर्मल ये उसका हो गया, और ये लेन सेटिंग आ गई। यहाँ पर ये देखिएगा, ये
डीएचसीपी क्लाइंट रेंज ये क्या है 192.168.1.2 से लेकर 250 तक इसकी लिमिट है। 1 ये किसी को नहीं देगा क्योंकि 1 इसका अपना आईपी एड्रेस है, इसका जो अपना आईपी एड्रेस है वो क्या है 192.168.1.1 ठीक है। इस ये जो हमारे पास मोडेम लगा हुआ है या इसको राउटर भी कहते हैं, ये जो है ये 192.168.1.1 इसका अपना आईपी एड्रेस है और उसके बाद ये 2 से लेकर 250 तक ये आईपी एड्रेस दे सकता है ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ से रेंज को चेंज कर सकते हैं। ये डीएचसीपी क्लाइंट रेंज है, डीएचसीपी लीज टाइम कितने टाइम के लिए वो आईपी एड्रेस है 480 मिनट्स के लिए वो दे रहा है। स्टैटिक डीएचसीपी अगर आप इसमें कोई खुद से सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिएगा इस वक्त इसके साथ जो जो आईफोन ये कनेक्ट हैं, जो जो चीज़ें कनेक्ट हैं उनका सबका डेटा मेरे पास आ रहा है। तो ये होस्ट नेम आईपी एड्रेस 3, ये आईफोन है कनेक्ट है .9 के साथ, एक हमाद फोन कनेक्ट आईफोन .4 उसका आईपी एड्रेस है, ये उसका मैक एड्रेस है, टाइम एक्सपायरी है। F16 यूनिवर्सिटी F40 ये मेरा लैपटॉप इससे कनेक्ट है, इसका 6 आईपी एड्रेस है, ये देखिए ये इसका एक 6 आईपी एड्रेस है और मैं अगर अपनी मशीन पे यहाँ पर देखूँ तो ये देखिए 6 है इसका आईपी एड्रेस ठीक है जी। उसके बाद ये क्या जी जवाज आईफोन है, आईफोन आईपैड एक आईफोन है, तो ये सारे क्या हैं ये इसके साथ आईफोन्स कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है DHCP। होप कि आपको समझ आई होगी। अब देखिए ऑटोमेटिक लोकेशन और इन ऑटोमेटिक लोकेशन द सर्वर अटेम्प्ट्स टू ऑलवेज असाइन द सेम एड्रेस टू अ गिवन होस्ट और it is useful for the hosts that provide services to the users such as mail servers। इसी तरह dynamic allocation and IP address is automatically assigned to a client। manual allocation में क्या होगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर खुद से वो IP एड्रेस असाइन करेगा ठीक है जी। DHCP प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द क्लाइंट, देखिए अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। DHCP process starts when the client sends the broadcast message to the locate DHCP server। अब जो ही मेरा वाईफाई को सिग्नल आना शुरू होगा उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। The broadcast message contains client's ID, request for IP address and desired option such as subnet mask, DNS server, domain, ये सारी चीज़ उसको भेज देगा। The broadcast message that is sent is called DHCP discover message ठीक है, ये मैसेज एक सेंड किया जाता है। फिर each DHCP server that receives this message can send DHCP offer message। वो discover message client भेजता है और वो आगे से DHCP offer message to the client to offer an IP address that is not currently in use। Typically that are recently used address in the server's assigned address list is selected। The client indicate IP address by broadcasting DHCP request message। अब क्या होगा जब ये चीज़ हो जाएगी ऑफर आ गई, अब ये DHCP रिक्वेस्ट करेगा और वो एक्नॉलेज करेगा और DHCP एक्नॉलेज मैसेज उसको भेजेगा। सर्वर एक्नॉलेज क्लाइंट्स एक्सेप्टेंस टू IP एड्रेस इन DHCP एक्नॉलेज मैसेज आल्सो डिलीवर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। तो सबसे पहले ढूंढने के लिए क्या जी DHCP डिस्कवर, वो DHCP ऑफर भेजेगा, फिर उसके पास DHCP रिक्वेस्ट आएगी, फिर DHCP एक्नॉलेज उसके साथ उसको IP एड्रेस असाइन हो जाएगा। अब एक और टर्म हम पढ़ते हैं जी DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, अभी मैंने आपको एक मुशाहिदा करवाया है, जैसे मैंने पिंग किया था google.com को। इनफैक्ट जितने भी इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं या वेबसाइट्स चल रही हैं उनका वो बेसिकली IP एड्रेसेस होते हैं। विदाउट IP एड्रेसेस आप क्या करते हैं नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते ठीक। अब जैसे टेलीफोन नंबर होता है और आपने अपने मोबाइल पे वो टेलीफोन नंबर सेव किया हुआ है, वो किसी नाम से XYZ या EBC नाम से आपने सेव किया, तो बैक एंड पे इनफैक्ट क्या है नंबर है, बैक एंड पे नंबर है और फ्रंट एंड पे आपने क्या यूज किया हुआ है ABC, वो नाम उस बंदे का XYZ। आप XYZ को कॉल करते हैं और वो कॉल आगे चली जाती है। मिसाल के तौर पर आपने अपने मोबाइल में एक नंबर सेव किया अब्दुल हादी, अब्दुल हादी के बैक एंड पे आपने कोई नंबर रखा हुआ है, आप कॉल अब्दुल हादी को करें लेकिन वो अब्दुल हादी को तो नहीं जा रही, वो तो उस नंबर पे कॉल जा रही है। सेम लाइक इसी तरह डोमेन नेम इसी तरह काम कर रहा होता है कि बैक एंड पे अब IP एड्रेसेस, अभी मैं अगर आपसे पूछूं थोड़ी देर पहले आपको मैंने गूगल का IP एड्रेस बताया, वो याद है आपको? आप एकदम से सोचना शुरू कर देंगे लेकिन गूगल आपको याद है, नाम याद है लेकिन IP एड्रेस याद नहीं है। ये जो सिस्टम होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये IP एड्रेस
is a difficult to remember the user, the domain name system are alphabetic and are easier to remember. तो इसमें क्या होता है कि ये एक सर्वर होता है जिसके ऊपर ये प्रोटोकॉल काम कर रहा, तो ये सिस्टम काम कर रहा होता है जो ये रेजोल्यूशन करता है। जैसे आपको बताया था अयाना आईपी एड्रेसेस जब दे रहा होता है तो वो उसको एक होस्ट के साथ अटैच कर देता है कि ये फलां होस्ट, वो अपने डीएनएस में एक डायरेक्टरी में वो नाम सेव कर देता है। आप जब भी google.com करोगे वो डीएनएस को भेजेगा, डीएनएस में लिखा होगा कि google.com का आईपी एड्रेस ये है, वो ट्रैफिक उस तरफ की जाएगी। The domain name server resolve the name of the website typed in the browser with IP address of the server that send the request information from the website। अब जिस रिक्वेस्ट को आप जब भी आप ये रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप कोई भी आईपी एड्रेस है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ uk.edu, अब वो जाएगी किसके पास, डीएनएस के पास पे। यूओके क्या है, वो बताएगा कि यूओके फलां आईपी एड्रेस है, फलां सर्वर पर चले जाओ, वहां पे ये वेबसाइट पड़ी हुई है, वो वहां से वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे domain example.com might be translated to 198.105, तो ये उसको इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाती है। उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। The DNS service typically local in the most major networks environments. It must be updated periodically। उसको अपडेट किया जाता है, जो जो नई डोमेन आती हैं वो उसमें ऐड होती जाती हैं। ठीक है, तो ये आखिरकार उस डायरेक्टरी तक पहुंच जाती है जहां पर ये सारी चीजें सेव होती हैं। उसके बाद है जी एसएमपी। एसएमपी का मतलब होता है जी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, ये जो हम ईमेल वगैरह करते हैं वो ईमेल एक सर्वर पे जाके पढ़ती हैं, तो वो किस प्रोटोकॉल के तहत होती हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट popular network service in electronic mail। It supports electronic mail on the internet। यानी कि ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो SMTP, simple mail transfer protocol। It is a system for the sending message to other computers users based on email addresses। आप अगर ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो वो उस ईमेल एड्रेस के ऊपर उसको सेंड करता है। ठीक है जी। SMTP provides the facility for mail exchange between users in the same different computers, also supports sending a single message to the one or more recipients। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली ये एक कंपोनेंट सेट ऑफ कंपोनेंट्स है यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन ए नेटवर्क। अब जो चीज़ आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फायरवॉल यूज करते हैं। फायरवॉल आपकी एज अ सॉफ्टवेयर भी होता है और आपकी अलग से एक डिवाइस भी होती है, जिस तरह से राउटर है ना, इस तरह से फायरवॉल एक डिवाइस भी होती है जो जब भी आप एक नेटवर्क बना रहे होते हैं, लेट से आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स का आपने नेटवर्क बनाया, लेट से ये हमारा पहला राउटर है, उसके बाद आगे आपका स्विच, राउटर के बाद क्या होता है जी, स्विच होता है जी, कुछ इस तरह से होता है। स्विच के साथ आपके कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये कनेक्टिविटी आपकी जो बनती है वो लेन आपकी ये सबसे पहले स्विच से लगे हुए हैं। स्विच से वो चीज़ जा रही है कहाँ पर, राउटर पे, राउटर से वो ट्रैफिक आपकी बाहर जा रही है इंटरनेट पे। ठीक है, इसको ये एक सिंबल यूज करते हैं इस तरह से। ठीक, अब जो आपकी फायरवॉल होती है ना, फायरवॉल हम इस जगह पे लगाते हैं राउटर से पहले। ठीक, यहाँ पर हम फायरवॉल लगाते हैं, ये भी एक उस तरह की डिवाइस है। ठीक है, अब ये फायरवॉल जब लग जाती है तो सबसे पहले ट्रैफिक यहाँ पर आती है और इसमें हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन की होती है, भाई इस ट्रैफिक को अलो करो, कोई भी ऐसा पैकेट जो हमने रिक्वेस्ट नहीं किया वो हमारे नेटवर्क में आने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसको रोक लेती है। ये होती है हार्डवेयर बेस्ड जो हम करते हैं, जो लगाते हैं। इसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर भी फायरवॉल मौजूद होती है। कंट्रोल पैनल पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारा जो, बल्कि यहीं से इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, फायरवॉल, ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो कोई भी ये विंडोज फायर डिफेंडर फायरवॉल इसको ऑन रखा करें ताकि आपको थ्रू नेटवर्क कोई भी चीज़ अटैक ना करे। अभी मैंने इसको ऑन किया हुआ है। प्राइवेट नेटवर्क से मुराद जो मेरा लोकल नेटवर्क है, और पब्लिक नेटवर्क जो बाहर का, उस सब पे मैंने क्या किया हुआ है, इस पे फायरवॉल को ऑन किया हुआ है। अगर मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, देखिए टर्न विंडोज, अभी ये टर्न ऑन है डिफेंडर फायरवॉल।
ये क्या करेगी, यू कैन मॉडिफाई द फॉरवॉल सेटिंग फॉर ईच टाइप ऑफ नेटवर्क दैट यू यूज। अगर आप प्राइवेट के लिए लगाना चाहते हैं या पब्लिक के लिए लगाना, पब्लिक कौन सा, जो हमारा इंटरनेट है, तो प्राइवेट अगर मैंने लोकल अपने घर में कुछ बनाया हुआ है उसको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको ऑन रखा करें ताकि आपका सिस्टम कभी कोई इस तरह के अटैक्स होते हैं वायरसेस के, उससे वो बचा रहे। तो ये फायरवॉल क्या है जी, इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क पे, डेटा को रोकने के लिए, जिस पे आप कुछ इस तरह से पाबंदी लगा देंगे ये यहाँ पे खुल सके। अब अक्सर आप ये सेटिंग अपने ब्राउज़र में भी कर सकते हैं कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप रिस्ट्रिक्शन, इवन ये जो हमारा ब्राउज़र होता है इस पे भी हम जाके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्राउज़र है कि इस पे कौन कौन सी वेबसाइट्स, ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएं और यहाँ पर आप ये कर दें कि कौन कौन सी वेबसाइट इसमें खुल सकती है। ठीक है, और कौन कौन सी इसमें एड ऑन सब मैंने इसमें किया हुआ है, इसमें आप वो ऑन कर दें। ठीक है, कि बच्चे अगर यूज़ करें तो कुछ वो वेबसाइट्स हर तरह की ना खोल सकें। ठीक, तो इस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपका। इसी तरह firewall are used to restrict the unauthorized users for accessing the resource of organization. Firewall restricts data flow between the internet and protected system. It can done by define the traffic such as user or addresses that is allowed and disallowing all the communication. तो ये है जी आपकी फायरवॉल, और इसके साथ ही चैप्टर आपका इख्तिताम को पहुंचा।